दोस्तों, कहते हैं प्रकृति और पर्यावरण हमारी अमूल्य धरोहर है। प्रकृति हमारी माँ है, हवा हमारी सांसें, वृक्ष उसके आशीर्वाद और नदियाँ जीवन की धारा। जब हम थक जाते हैं तो सुकून और शांति तलाशने के लिए हम प्रकृति की गोद में नदियों, पहाड़ों, वनों की ओर रुख करते हैं। लेकिन आज की इस भाग-दौड़ और मशीनों से भरी ज़िंदगी में हम इस सत्य को भुला बैठे हैं कि प्रकृति को संजोना, उसका संरक्षण करना और उसे सहेजना भी हमारा परम कर्तव्य है। हालाँकि कुछ लोग ऐसे भी हैं, न केवल इस ज़िम्मेदारी को समझते हैं, बल्कि इसे अपने जीवन का उद्देश्य बना लेते हैं। जैसे तुलसी गौड़ा, सुंदरलाल बहुगुणा, जयदेव पायन, मेधा पाटकर, रामदेव मिश्र जैसे अनेक नाम हैं जिन्होंने न केवल पर्यावरण संरक्षण के लिए प्रयास किया है, बल्कि अपना पूरा जीवन जो है पर्यावरण के लिए समर्पित किया है। और आज हमारे साथ ऐसे ही एक प्रेरणा स्रोत उपस्थित है, श्री कपिल मलैया जी, जो विचार समिति के संस्थापक और उसके अध्यक्ष हैं, जिन्होंने सागर शहर की वीरान पहाड़ियों पर अपनी संस्था और अपने अथक प्रयासों से पूरा जंगल उगा दिया है। और ये उनका निरंतर प्रयास होता है कि किस तरह से हम प्रकृति को सहेज सकते हैं, सँवार सकते हैं, उसका संरक्षण कर सकते हैं ताकि हम आने वाली पीढ़ियों के लिए उसे सुरक्षित रख सकें। सागर शहर के प्रतिष्ठित मलैया परिवार के वंशज बाबू बालचंद्र मलैया के पोते एवं श्री महेश कुमार मलैया के पुत्र कपिल मलैया पर्यावरण चेतना की ओर समाज को ले जाने के उद्देश्य से स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी की स्मृति में मंगलगिरी तीर्थ में 5000 पौधे जन सहयोग से कपिल ने लगवाए और अटल उद्यान की स्थापना की। कपिल मलैया जी के बारे में यूं तो बताने के लिए और भी कई बातें हैं, लेकिन बात को अल्प विराम देते हैं। सर, विस्पर ऑफ वेलनेस में आपका स्वागत है। वेलकम सर। नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद। आज विश्व पर्यावरण दिवस के मौके पर आप सभी को बहुत बहुत बधाई। और मैं कामना करता हूँ कि इस दिवस से प्रेरणा लेकर और हमारी चर्चा जो होने वाली है उससे प्रेरणा लेकर बहुत सारे लोग इस विश्व को संभालने के लिए, अपनी इस विश्व पर्यावरण को संभालने के लिए प्रेरित होंगे। जी सर, बिल्कुल बिल्कुल। हम सबका यही मानना है कि पर्यावरण दिवस के अलावा भी जो है हमें निरंतर इसके लिए प्रयास करते रहना चाहिए। और आज की इस चर्चा के बाद हो सकता है काफी सारे लोग इसके लिए मोटिवेट हों और वो पर्यावरण के लिए जो है कुछ ना कुछ अपनी तरफ से प्रयास जरूर करेंगे। हाँ जी सर, सबसे पहले तो हम सभी आपसे ये जानना चाहते हैं कि आपको प्रकृति और पर्यावरण के लिए ये जो आप कर रहे हैं, इसकी प्रेरणा कब और कैसे मिली? इसकी प्रेरणा तो देखिए, बचपन से ही ये संस्कार थे। मेरे दादाजी ने इस शहर का जैसे मैं आज जो कार्य कर रहा हूँ जिसकी अभी अपन चर्चा करेंगे, मेरे दादाजी ने 1950 में बहुत बड़ा बगीचा एक 34 एकड़ का शहर में ही बनाया था। उसमें आम के दुनिया भर के फलों के पेड़ लगाए थे और जिसके कारण आज भी शहर में तिली बगीचा कहलाता था। वो तिली बगीचा के आम, तिली बगीचे के चीकू इत्यादि फेमस थे। तो ये प्रेरणा बचपन से ही रही है। खेती भी हमारे पिताजी करते ही थे, वही विरासत आगे मैंने संभाली। तो सर, ये चीज आपको आपके मतलब पिताजी से, दादाजी से विरासत में मिली है? हाँ जी। सर, ये जो आपकी संस्था है विचार समिति, हाँ हाँ। इसको आपने मतलब इसकी शुरुआत करने के पीछे का उद्देश्य क्या था और ये संस्था किस किस दिशा में काम करती है? इसके बारे में थोड़ा सा हमारे दर्शकों को आप बताइए। ऐसा था कि जो मैंने अभी अपने दादाजी पिताजी की बात की, तो मैं सागर में इसलिए रुक गया क्योंकि मेरे दादाजी की प्रेरणा थी।
वैसे तो पढ़ाई लिखाई में अच्छे थे, तो दो मैं जब 10वीं कक्षा में तो संभाग में द्वितीय आया था। तो वो मेरिट लिस्ट में आने से बिट्स पिलानी से खुद ही कॉल लेटर आया था कि आपको स्कॉलरशिप ऑफर कर रहे हैं और आप बिट्स पिलानी में एमएमएस करके एक कोर्स है उसको ज्वाइन करिए। मगर हम्म, मेरे दादाजी ने मना कर दिया। तो करते करते उन्होंने, जब मेरा एमबीए वगैरह भी सब कुछ सागर से ही करवाया, उन्होंने कहा जो करना है सागर से करो। मैंने इंजीनियरिंग करी, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज आईजीजीसी सागर से। फिर एमबीए किया, वो भी एफएमएस, फैकल्टी ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज, हरि सिंह गौर विश्वविद्यालय से किया। फिर मैंने पूछा आप दादाजी क्या करना, तो बोले सागर की सेवा करना है, तुमको बुंदेलखंड का विकास करना है। तो वह मिशन था। फिर मैंने सोच देखा कि मेरे पिताजी दादाजी ने इतने प्रयास किए, फिर इनके प्रयासों में आगे क्या जोड़ा जाए। तो ये बात निकल कर आई कि इनके जो प्रयास थे, इन्होंने स्वयं से भगीरथी प्रयास किए, परंतु संस्थागत विचार काम नहीं किया। तो मैंने फिर उस दृष्टि से कार्य को जिससे स्थिरता मिले और जन का उसमें जुड़ाव हो, उस दृष्टि से फिर 2003 में कुछ साथियों के साथ मिलकर और हम लोगों ने 2003 में विचार संस्था का शुरुआत करी, जिसका उद्देश्य प्रथमतः तब भी वही था और आज भी वही है कि सागर और उसके चारों तरफ के क्षेत्र को कैसे विकसित करना। अब ये अलग बात है कि उसको होते होते फिर कार्य जो अच्छे लगे, उससे देशव्यापी भी उसका नाम हुआ, देशव्यापी भी लोग प्रेरणा लेके काम करते हैं। जी, जी। मतलब आप दादाजी की और पिताजी की विरासत को आगे लेकर बढ़ रहे हैं और जी हाँ, यही इस संस्था का उद्देश्य है। जी हाँ, जी हाँ। सर, हमने जो है अभी रिसेंटली आपके मंगलगिरी और राजघाट क्षेत्र के जो वन उद्यान है, उनका भ्रमण किया, तो वहां पर बोर्ड पर मतलब दोनों जगह पर ये लिखा था मियावाकी पद्धति से वृक्षारोपण। तो थोड़ा हम लोगों को ये समझ में नहीं आया कि ये मियावाकी पद्धति क्या होती है और क्या ये पारंपरिक वृक्षारोपण से कुछ अलग है? हाँ, मियावाकी पारंपरिक वृक्षारोपण से बिल्कुल अलग है। ये सघन वन, डेंस फॉरेस्ट कैटेगरी में आता है। इसमें क्या जी, होता है कि जो फॉरेस्ट है उसमें तो पेड़ 5 फुट 10 फुट की दूरी पे रहते हैं, कभी कभी 15-20 फीट की दूरी पे भी रहते हैं। परंतु मियावाकी में पेड़ 1 से 2 फीट की दूरी पे लगाए जाते हैं। तो यह जापानी तकनीक एक मियावाकी करके वैज्ञानिक है, उन्होंने विकसित की थी। तो हम्म। इसमें क्या है, अपन ने जो मंगलगिरी में लगाए हैं 3,000 वर्ग फीट में 1,500 पेड़ लगाए हैं। और वो 28 किस्म के पेड़ है। इसमें पेड़ जो होते हैं वो स्थानीय वैरायटी चुनी जाती है जो स्थानीय पर्यावरण के अनुकूल हो। तो उसमें कुछ छोटे, कुछ मझोले, कुछ ऊंचे, ऐसे तरह के पेड़ चुने जाते हैं। तो वो जो 3,000 वर्ग फुट में 1,500 पेड़ लगते हैं, वो 2-3 साल, अधिकतम 4 साल में वो पेड़ सेल्फ सस्टेन हो जाते हैं, माने फिर उसको कुछ और नहीं करना पड़ता है। तो इसके लगाने के समय के प्रिपरेशन में थोड़ा खर्चा आता है, मगर बाद में ये सेल्फ सस्टेनिंग हो जाता है। और वो घने जंगल के अंदर ऑक्सीजन का लेवल बहुत अच्छा होता है। तो ये एक ओके। जो अपने शहरों में कॉलोनी बनती है, उनके पार्क बनते हैं, उनके पास कम जगह है, उसके लिए बहुत अच्छा ये सॉल्यूशन है कि उस जगह में आपने 2,000 वर्ग फीट में 1,000 पेड़ लगा दिए, 3,000 वर्ग फीट में 1,000 पेड़, 1,500 पेड़ लगा दिए, ऐसे। उससे क्या है, वो जगह ऑक्सीजन बैंक का काम करती है। उसके अलावा उस जगह पे फिर पशु पक्षी रहने लगते हैं, पूरा एक इकोलॉजी बन जाती है और एक बहुत बढ़िया उदाहरण बन जाता है। हम लोगों ने वहां पे एक हाइट मीटर भी लगाया था, हाइट नापने पेड़ों की। तो वो 30 फुट ऊंचा तक लगाया था, तो वो पेड़ 3 साल के अंदर अंदर ही 30 फुट की ऊंचाई पकड़ गए। ऐसा मियावाकी का प्रोजेक्ट है। हालांकि ओके। अ, हाँ जी, मंगलगिरी का प्रोजेक्ट जो है पूरा, वो एक बड़ा प्रोजेक्ट अलग है। तो मंगलगिरी मतलब में अपन, हाँ जी, आप बोलिए। मंगलगिरी में 2019-18 में हम लोगों ने प्लांटेशन किया था। ये पहाड़ी हम्म। है जो बिल्कुल वहां निर्जन थी, एक भी पेड़ नहीं था उस पहाड़ी पर, पत्थरों से भरी हुई पहाड़। तो उसमें अपन ने शहर के 5,000 लोगों को जोड़ा और उनसे एक एक पेड़ लगवाया। तो नब इस तरह से करीब 80 किस्म के पेड़ वहां लगाए गए। और फिर उनका पूरा रख रखाव हुआ, एक पूरी टीम बनी। वो टीम लगातार उसकी सेवा करती है। ऐसा करते करते वो पेड़ बढ़ना शुरू हो गए
और वहाँ पे जो हमारे जैविक पद्धति के हम लोगों के प्रयोग थे, जैविक खाद, जैविक जीवामृत, पोषामृत एक नया डेवलप किया हम लोगों ने, वो सब डाल के वहाँ पर लगातार वो सब डालने से उस पहाड़ों में भी पेड़ हो गए। और आज वहाँ पर 2018 से करते करते आज वहाँ पर 12,500 पेड़ है, और सारे 15 फीट से लेके और 25-30 फीट की ऊंचाई पकड़ गए हैं। और इतना ही नहीं, वहाँ प्रॉपर एक पूरे चौकी बनी हुई है, वहाँ पे गार्ड रहता है, माली रहते हैं। एक जादू हम लोगों ने देखा पेड़ लगाने का, कि उस पहाड़ में जहाँ पे पानी ही नहीं था, जिस मंगलगिरी हम्म। कमेटी है जो वहाँ की, वो उनके पास में पानी नहीं है पहाड़ पे, परंतु जब हम लोगों ने पेड़ लगाने के 2 वर्ष पश्चात वहाँ बोरिंग करी, तो हमारे पास में ऐसा बोर है जिसमें कभी पानी खत्म नहीं होता। तो पेड़ हाँ। लगाने से कैसे प्रकृति बदलती है। आज 7 साल होने को आए, कि अभी अगस्त में 7 साल हो जाएंगे। आज वहाँ की जमीन की मिट्टी बदलने लगी है, मतलब वो जो पथरीली जमीन थी उसमें अब मिट्टी बनने लगी है वो धीरे धीरे। तो बड़ा ही जबरदस्त प्रयोग है वो, प्राकृतिक खेती का कमाल है। अभी हम लोगों ने उसमें एक और चीज शुरू करी है, फिर मंगल के ये इसके बाद में मियावाकी किया। अभी वहां पे हम लोगों ने प्राकृतिक सब्जियां, सस्य वानिकी कहलाती है, माने पेड़ों के बीच सब्जियां उगाना, वो प्रयोग शुरू किया है। और वो भी बड़ा सफल रह रहा है। वहाँ 13 किस्म की सब्जियां एक 2,000 वर्ग फीट एरिया में हो रही है, और बड़ी सफलता से हो रही है। उन सब्जियों का जो स्वाद है वो अलग ही है। आज सब जगह अपन देखते हैं कि कैंसर की कितनी परेशानी है, जी। और हर दूसरे तीसरे घर में आजकल कैंसर हो रहा है, जिसका प्रमुख कारण है केमिकल्स का खाने में बहुत ज्यादा उपयोग। तो अब ये हम लोग जो उगा रहे हैं वो सारी सब्जियां प्राकृतिक, एक होता है गोबर की खाद से उगाना, और एक है जो बिल्कुल प्रकृति के बीच में ही होना। उन सब्जियों का स्वाद आप लीजिए तो वो अलग ही होती हैं। तो वो एक मंगलगिरी हमारा आधार बन के एक बहुत अच्छा प्रोजेक्ट हो गया है। ये सब सुनने में मतलब बहुत अच्छा लग रहा है कि आप वृक्षारोपण के साथ-साथ प्राकृतिक खेती पर भी काम कर रहे हैं और ये जो पद्धति अभी आपने बताई मियावाकी पद्धति, मतलब इससे कम समय में हम एक अच्छा खासा वन तैयार कर सकते हैं और साथ ही साथ वहाँ की जो जलवायु है और वहाँ का जो कहना चाहिए जो पक्षी हैं, वापस पक्षी भी जो है अगर पेड़ रहेंगे तो पक्षी और वहाँ की जो मिट्टी है उसमें भी हमें फ़र्क समझ में आता है। तो ये चीज़ बहुत इम्पोर्टेंट है और आपने जो जल स्तर की बात की, आजकल जो है जल संकट एक बहुत बड़ी समस्या बन गया है और जैसा कि आपने भी बताया कि वहाँ पर जो है पहले पानी नहीं था और हाँ आज जी। वहाँ पानी की कमी नहीं होती। तो अगर हम थोड़ा-सा प्रयास करें इससे ये समझ में आता है तो प्रकृति भी जो है अपने आप को बदलने के लिए तैयार रहती है। हम्म। ये तो एक उदाहरण है। एक और उदाहरण बताता हूँ। हम लोग 70 एकड़ में प्राकृतिक खेती कर रहे हैं, सोना मोती गेहूं और प्राकृतिक चना दाल, प्राकृतिक मसूर दाल, ये सब बना रहे हैं। तो वहां पे हमारी खेती में मेरे पिताजी खेती करते थे, तो उस समय तो उनको पता नहीं था। उस समय भाई 1970 में हरित क्रांति आई थी, तो उस समय तो हुँ, ये फैशन था कि भाई यूरिया का प्रयोग करना एक बड़े गर्व की बात समझी जाती थी, कि आप एडवांस मतलब कृषक हैं अगर आप यूरिया उपयोग कर रहे हैं। तो हुँ, हुँ। वही सब हुआ। परंतु हमारे पिताजी 40 साल परेशान रहे, पानी की समस्या बहुत थी हमारी खेती में। फिर मैंने तो यही जब मंगलगिरी प्रोजेक्ट शुरू हुआ उसी समय से मैंने प्राकृतिक खेती वहां शुरू करी। मैंने एक निर्णय किया कि मैं कभी भी फर्टिलाइजर नहीं डालूंगा, केमिकल फर्टिलाइजर अपने आप। उसका परिणाम क्या होता है, जब हम प्राकृतिक खाद डालते हैं लगातार खेतों में, तो जमीन जो है ना नरम होना शुरू हो जाती है, तो उसके अंदर पोरोसिटी आ जाती है जमीन में। पोरोसिटी में क्या होता है कि जो जमीन के 10 फीट नीचे तक का केचुआ है वो ऊपर नीचे चलने लगता है, वो जमीन को और पोरस करता है। क्योंकि जब उसमें गोबर डालते हैं, जीवामृत हुँ, डालते हैं, पोषामृत डालते हैं, तो केचुआ उन सबको खाने ऊपर आता है। तो इससे जब जमीन पोरस होती है, तो जो पूरी जमीन है वो ना वो वाटर एब्जॉर्ब करने लगती है। तो जैसे आजकल सरकार ने वो तालाब प्रोजेक्ट चलाया था, तो जी, समझिए जी। कि आपकी पूरी जमीन ही तालाब बन गई है। उसका कमाल हुँ, ये हुआ है कि मेरी जमीन में 70 एकड़ में आप कहीं भी अगर बोर करो, कुआं खोदो, बोर नहीं कुआं, तो पानी निकलता है।
आज हमको पानी की कोई समस्या हमारी खेती पे नहीं है, कुआं खोदो पानी मिल जाता है तत्काल। तो यह एक जादू है, मतलब प्राकृतिक खेती ही उत्तर है इस विश्व की समस्याओं का। जब जमीन पोरस हो जाती है तो उसमें क्या फायदा होता है कि वो जैसे वाटर एब्जॉर्ब कर रही है, ऐसे हीट भी एब्जॉर्ब करने लगती है। जो सख्त अच्छा। जमीन होगी वो हीट रिफ्लेक्ट करेगी, मगर जो पोरस जमीन होगी वो हीट को एब्जॉर्ब करेगी। तो जब हीट एब्जॉर्ब होने लगती है तो जो ग्लोबल वार्मिंग की प्रॉब्लम है उसका आंसर भी प्राकृतिक खेती है। जो वाटर लेवल ड्रॉप होने की प्रॉब्लम है उसका भी आंसर खेती, प्राकृतिक खेती है। जब पानी जमीन में एब्जॉर्ब नहीं होता है तो वो बहता है, जब बहता है तो वो बाढ़ लाता है, मिट्टी का क्षरण करता है। मगर अगर पानी एब्जॉर्ब हो जाए तो पानी प्रॉब्लम नहीं क्रिएट करता, वो वरदान बन जाता है। प्लस एक और भ्रांति है कि प्राकृतिक खेती में उत्पादन नहीं आता है, ऐसा जी नहीं है। जी। प्राकृतिक खेती एक तो क्या हुआ था, शुरुआत में आती नहीं थी किसी को, क्योंकि वो कला जो भारत की थी वो लुप्त हो गई थी। तो आज भी मैं ये नहीं कह सकता पूर्ण विश्वास से कि अभी पूरा होगा, आने लगा है, क्योंकि अभी वो विकसित हो रही है वो विद्या। तो मगर हाँ, ऐसा जरूर कह सकता हूँ कि 6 वर्ष पूर्व जितनी प्राकृतिक खेती में जानता था, आज उससे कई गुने ज्यादा जानता हूँ। 6 वर्ष पूर्व 1 या 2 किस्म के एंजाइम होते थे, आज हमारे पास 18 किस्म के एंजाइम है। इसके लिए, हालांकि इसके लिए मेहनत बहुत लगती है रिसर्च करने जी। को। हमारा एक भतीजा है, वो 10th क्लास से ही इस काम में जुट गया है। हमारे कजिन ब्रदर विनय मलैया जी और उनका बेटा कार्तिक, दोनों ये काम कर रहे हैं। तो ये सब करने से फिर चीजें आने लगी, खाद बनाने का तरीका भी आने लगा। और ये जो इसमें जो एक प्रॉब्लम आ रही है गाय को संरक्षण करने की, जो बात चलती है कि भाई गाय बचाना है, हम्म। तो गाय भी इसमें अपने आप बचती है। एक समय था जब गाय, आज से मात्र 200 वर्ष पहले तक भारत में गाय दूध और घी के लिए नहीं होती थी। 300 वर्ष पहले के भारत में दूध और घी बेचा नहीं जाता था, दूध और घी बाई प्रोडक्ट होता था, तो फ्री में बंटता था, जैसे पानी आज फ्री में मिलता है। हम्म। हालांकि हालांकि बड़े शहरों में तो पानी भी बिकने लगा, मगर हम्म। आज भी ऐसे गांव है भारत में जहां दूध और घी का पैसा नहीं लिया जाता है। कारण ये है कि दूध और घी बाई प्रोडक्ट होता था। गाय का जो मुख्य प्रोडक्ट था वो था गोबर और उसका गौमूत्र, उसके द्वारा खेती होती थी। और उस खेती में भारत में 30 क्विंटल प्रति एकड़ तक उपज होती थी। तो वह खेती, अभी हम लोग वहां से तो बहुत दूर है, वहां तक पहुंचने को समय लगेगा, परंतु हम्म। वह खेती एक बार आ गई तो समझो सारी समस्याओं का हल हो गया। जिसको जीरो बजट फार्मिंग कहते, फिर पैसा लगना नहीं है, बस आपको अनाज मिलना है और करते जाओ। इसके इसमें ये आंसर है कि जो गाय को अपन, जो छुट्टा जानवर हो जाता है, जो गाय दूध नहीं देती है, उस गाय को बेकार समझ के बेच देते हैं या रखने के लिए उसके लिए व्यवस्था करते हैं। फिर मैं तो जितनी भी गाय मिलती है छुट्टा में उन सबको अपने यहाँ बुला लेता हूँ, क्योंकि प्रत्येक गाय मेरे को गोबर देती है, गौमूत्र देती है, वो प्रत्येक गाय मेरे लिए काम की है। तो ऐसे गौ संरक्षण का भी उत्तर इसी में छुपा हुआ है, प्राकृतिक खेती में। मतलब एक प्राकृतिक खेती कितनी सारी समस्याओं का समाधान है, आपसे बात करके ये समझ में आ रहा है। और अब समझ में ये भी आ रहा है कि सिक्किम जैसे राज्य ने पूरी तरह से ऑर्गेनिक खेती को क्यों अपनाया। मतलब सिक्किम भाई साहब भारत का एकमात्र राज्य है जिसने ऑर्गेनिक खेती को पूरी तरह से अपना लिया है। और अभी हमें समझ में आ रहा है कि इसके कितने सारे फायदे हैं। हाँ जी। सर एक और चीज हमें आपकी संस्था में पता चली, सीड बॉल्स, ये सीड बॉल्स क्या होते हैं? हाँ, ये प्रयोग हम लोगों ने 3 वर्ष पूर्व किया था। तो इसमें क्या होता है कि जो सीड है, बीज को अपन जब जमीन में बोते हैं डायरेक्ट, तो उसमें बोने में क्या है कि अगर बीज को उचित समय पर, जब नमी हो जमीन मिट्टी में, तभी बोना पड़ता है और उचित गहराई पे बोना पड़ता है, नहीं तो वो मर जाएगा। सीड बॉल में क्या होता है कि उसको गोबर के साथ, मिट्टी से के साथ मिलाकर, उसी में थोड़ी खाद मिलाकर और लपेट के एक बॉल बना देते हैं, जो अम, समझिए कि अधिक 1 इंच 1.5 इंच मोटी तक हो सकती है। वो बॉल को सुखा देते हैं, सीड उसके अंदर बंद हो गया। उसको आप गर्मी के समय जमीन में कहीं भी डाल दीजिए, अब जब वो है वो पड़ा रहेगा, सीड उसके अंदर सुरक्षित रहेगा। जैसे ही उसको पानी मिलेगा वो बॉल गल के फैल जाएगी, सीड उसी के अंदर जमीन में रोपित हो जाएगा।
और उसको पानी मिलने के बाद में जैसे ही अनुकूल मौसम मिलेगा वो पेड़ में परिवर्तित होना शुरू हो जाता है। तो अपन ने इसको जब किया था तो पूरे शहर में बच्चों से सीड बॉल बनवाए, उनको मटेरियल दिया, उन्होंने सीड बॉल बनाए स्कूलों स्कूलों से, और इस तरह से 1,20,000 सीड बॉल बनाए गए। फिर 1,13,000 लोग, सॉरी 13,000 लोगों ने एक राजमार्ग, यहाँ से राजघाट मार्ग है, वहां पे एक जगह एमओयू हुआ हमारा फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के साथ, उसके साथ मिलकर हम लोगों ने फिर वो सीड बॉल 13,000 लोगों ने लगाए शहर के जाके, और उसमें से उसका 10-15% ही जर्मिनेशन होता है, 20% तक। तो अपना जर्मिनेशन उसमें 10% से 15% के बीच में रहा। 15,000 पेड़ आज वहां पर तैयार हो गए हैं। तो ये एक बड़ा लो एफर्ट हाई रिजल्ट वाला एक प्रयास रहता है सीड बॉल, और इसको कोई भी कर सकता है। जैसे कि अपने यहाँ पर घर में कोई भी फल खाते हैं उसका बीज बचा लो, उसके सीड बॉल बना लो और चलते फिरते कहीं भी डाल दो। बम्बई में कुछ व्यापारी ऐसा करते थे कि वो पुणे से बम्बई अप डाउन करते थे, तो वो क्या करते थे कि आम के बीज सीड बॉल बना के और जंगल में फेंकते जाते थे ट्रेन से जाते समय। आज वहां पूरे ट्रैक पे आप देखिए तो आम के जंगल तैयार हो गए हैं। तो ये बहुत हाँ, अच्छा ये प्रोजेक्ट है सीड बॉल। मतलब ये एक आसान और असरदार तरीका है। वो कहते हैं ना, आम के आम और गुठलियों के दाम वाला हिसाब है। प्लस इसमें एक फायदा और है, बच्चों को प्रेरणा मिलती है, बच्चों को बड़ा अच्छा लगता है, और उनको एक समर की ना फन एक्टिविटी हो जाती है। बहुत अच्छे-अच्छे तरीके आप लोगों ने अपनाए हैं, मतलब सुन के बहुत अच्छा लग रहा है, ये सब चीज़ों के बारे में जानकारी मिल रही है और एक अंदर से मोटिवेशन भी मिल रहा है कि हम भी पर्यावरण के लिए कर सकते हैं। जो चीज़ हमें मुश्किल लगती थी, अभी ये सब सुन के लग रहा है कि नहीं, आसान है, चीज़ें की जा सकती हैं। हाँ, इसमें अगर एक बार विचार कर लो तो देखिए प्रकृति के साथ काम करना बहुत ही सरल है, बल्कि जो काम हम लोग करते हैं प्रकृति से विपरीत जाके वो बड़े कठिन होते हैं। उसको जी, उसमें ना मुसीबत है हर स्टेप पर। फिर मगर प्रकृति के साथ किए गए काम में कोई मुसीबत नहीं है, क्योंकि वो काम हमने करना बंद कर दिया, इसलिए हमको शुरू में थोड़ा अजीब लगता है। फॉर एग्जाम्पल, जब कोरोना काल था तो सब्जियां नहीं मिल रही थी, कुपोषण की समस्या हो रही थी, तो हम लोगों ने 5,000 परिवारों के बीच बीज बांट दिए, बीज से पेड़ योजना बनाई, और उनसे कहा कि इनसे ना आप सब्जियां उगाओ घर में, और उनको घर में मटका लेके या बाल्टी लेके कोई भी बर्तन में जो घर के छिलके होते हैं उन छिलकों को प्रोसेस करके उसमें से खाद बनाना सिखा दिया। तो ऐसे 5,000 घरों में सब्जियां उगाई गई, वो सब्जियां उनके ही खाने के काम आई, और इस तरह से उनको 10 लाख किलो सब्जी हुई उन घरों में। वाह! तो पावर ऑफ पीपल देखिए आप, कि मात्र बीज बांटने से 10 लाख किलो सब्जी शहर में हो गई। उतनी सब्जी लोगों ने खा ली, कितने लोगों को उससे फायदा हुआ, और वो सब्जी पूरी प्राकृतिक थी, वो भी फायदा हुआ। तो ये कार्य बड़े सरल है किए जाए तो। फ़ायदा भी हुआ और कोविड के टाइम पे लोगों को काम की कितनी दिक्कत थी, तो इससे उनका मतलब उनको मुनाफ़ा भी हुआ, उनकी आमदनी भी हुई, तो ये सारी चीज़ें एक साथ हुई। जी हाँ। अक्सर ये देखते हैं हम लोग कि जो एनजीओज़ हैं या गवर्नमेंट है, वो पेड़ तो लगा देते लेकिन उनकी सही देखभाल नहीं हो पाती। तो जी हाँ। आपने जैसे इतने बड़े जंगल जो खड़े किए, तो आपने उनकी देखभाल कैसे की? हम लोगों ने ये जो बात आप कह रही है ना, ये स्टडी करने पे यही पाया कि भाई पेड़ लगा, केवल पौधा लगा देने से कुछ फायदा नहीं है जब तक उसको बड़ा नहीं करो। तो विचार लगभग लगभग ऐसे सब लोगों के साथ मिलके शहर के 1 लाख पेड़ से ज्यादा लगवा चुकी है, परंतु हम हर प्रोजेक्ट में उस पेड़ को बड़ा कैसे किया जाएगा इसकी चर्चा पहले करते हैं लोगों से, और वही प्रोजेक्ट आगे बढ़ाते हैं, जिसमें हमको ये पूर्ण विश्वास हो जाता है कि इस पेड़ को बड़ा करने में लोग रुचि लेंगे। तो मंगलगिरी में तो हमने जो विचार की टीम थी उसने, और फिर जिन लोगों ने पेड़ लगाए थे उन पेड़ व्यक्तियों को प्रेरित किया, उसमें से कई लोग पानी देने जाते हैं। ऐसे करके जो पेड़ लगाए थे उनका हर वर्ष रक्षाबंधन भी मनाया जाता है। 15 15 अगस्त या 16 अगस्त को लोग वहां जाकर अपने पेड़ को राखी बांधते हैं, तो इस तरह उनका एक इमोशनल अटैचमेंट बना रहता है पेड़ के साथ। ऐसे ही अन्य जगह भी अपन ने जो प्लांटेशन किया, जैसे बटालियन में एक बार किया था 5,000 पेड़ का,
तो उनको भी सबको पहले अपन तय कर लेते हैं कि पेड़ की देखरेख करने की टीम कौन सी होगी, तभी पेड़ लगाते हैं। अभी फिर हम लोगों ने 170 पेड़ सागर में कल्प वृक्ष लगाए, तो वो स्कूलों में, विद्यालयों में और अपना मंदिरों में लगाए। तो ज्यादातर जगह कोशिश करी कि भाई इनको देखरेख करके बड़ा करने वाला व्यक्ति है तो ही पेड़ लगाना। इसके बाद भी प्लांटेशन में ये पक्का मानिए, आप कितना भी ध्यान रखेंगे 10 से 15% पेड़ मर ही जाते हैं, बट 85% बढ़ जाते हैं। अभी इस वर्ष हम लोग अभी सिंदूर का प्लांटेशन प्लान कर रहे हैं, तो वो सिंदूर का प्लांटेशन भी इसी तरह से होगा कि उनकी देखरेख करके बढ़ाना। तो अगर ध्यान रख के किया जाए, भले ही आप 100 पेड़ लगाइए या 1000 पेड़ लगाइए या 50,000 पेड़ लगाइए, परंतु पहले ये प्लान करिए कि पेड़ बड़ा कैसे होगा, उसकी सुरक्षा कैसे होगी, तभी लगाइए। जी, मतलब ये सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है, क्योंकि लगाना उतना नहीं है, उसकी देख-रेख करना ज़्यादा महत्वपूर्ण है, तभी वो सर्वाइव कर पाएगा और तभी जो है हम सही मायने में पर्यावरण में सहयोग दे पाएँगे। हाँ जी। सर, अभी तक के डिस्कशन से ये समझ में आया कि आपकी संस्था ने और आपने जो मिलकर प्रयास किए हैं, वो तो सराहनीय है, लेकिन शुरुआती दौर में आपको किन चुनौतियों का सामना इसमें करना पड़ा? हाँ, सबसे पहले तो देखिए शुरुआत में बड़ा डर लगता है, कैसे किया जाए, नई चीज़ होती है, पहले से कोई एग्ज़ाम्पल तो होता नहीं इन कामों में। फिर लोगों को विश्वास में लेना, फंड्स अरेंज करना, फिर जैसे मंगलगिरी है, तो मंगलगिरी कमेटी को बड़ा संशय होता था, क्या करने जा रहे हैं, कैसे होगा, जगह खराब तो नहीं कर देंगे। तो ऐसे चुनौतियाँ तो आती है, मगर एक बहुत महत्वपूर्ण बात ये है कि जब आप प्रकृति का काम करते हो, तो प्रकृति इतना टेक केयर करती है आपका, जो आप विश्वास कभी समझ ही नहीं सकते हो। तो प्रकृति का काम करने में व्यक्ति की एक सोच में आजकल कैसा है, अच्छा काम करने को व्यक्ति बहुत सोचता है, बुरा काम यस। को जल्दी से कर देता है, जबकि होना जी, उल्टा चाहिए। अच्छा काम को बिना सोचे दिल से शुरू हो जाओ, जैसे ही आप शुरू करोगे लोग जुड़ते जाते हैं, कार्य होते जाते हैं, कोई खाद गिफ्ट करता है, कोई पैसे गिफ्ट करता है, कोई श्रम देता है, अपने आप कार्य होता है। और इसके साथ में पीछे से प्रकृति बहुत ही ज्यादा मदद करती है इस कार्य को जब आप करते हैं। तो चुनौतियों के लिए सबसे जरूरी है हौसले होना, इसके लिए हौसला, हिम्मत और आपको बहुत उत्साह होना चाहिए। बस ये 3 चीज है तो सब कुछ हो जाएगा। बिल्कुल, बिल्कुल। मतलब काम हम कोई भी करें, उसके लिए हमें जो है हौसला होना ज़रूरी है और कहना चाहिए ना, एक पॉज़िटिव जो फीडबैक हमारे साथ होना चाहिए। जैसे आपकी जो संस्था है, उसमें आपके पास जो जनशक्ति है, वो बहुत बड़ा जो है इसमें रोल प्ले कर रही है। जी हाँ। सर, जैसे कि हम हमारे इस चैनल पे अक्सर जो है होम्योपैथी के बारे में चर्चा करते हैं और आज हम प्रकृति के बारे में चर्चा कर रहे हैं और होम्योपैथी भी इसी तरह से जो है नेचुरल वे में जो है प्रॉब्लम को सॉल्व करती है। तो होम्योपैथिक चिकित्सा पद्धति को आप किस तरह से देखते हैं? होम्योपैथी चिकित्सा पद्धति ऐसी है कि जब भी हमको कोई ट्रीटमेंट कराना हो, तो सबसे पहले हमें होम्योपैथी ट्राई करना चाहिए। होम्योपैथी में एक बात मैंने ऑब्जर्व करी कि जिससे आप ट्रीटमेंट करा रहे हैं, उससे लगातार मिलते रहना बहुत ज़रूरी है। तो जब वो थोड़े समय बाद वो आपके शरीर के तासीर को जान जाता है, तो फिर उसके हिसाब से वो ट्रीटमेंट करता है। जैसे एलोपैथी में होता है कि भाई आपको जो मेडिसिन आप किसी भी डॉक्टर से दिखा लो वर्ल्ड वाइड, लगभग वही मेडिसिन रहेगी, ब्रांड नेम बदल जाएगा, फॉर्मूला केमिकल वही रहेगा। मगर होम्योपैथी में जो मेरा अनुभव है, जो होम्योपैथ है, वो आपके जब आपके आपके नेचर को, क्योंकि वो नेचर पे भी बेस्ड रहती है होम्योपैथी, आपके नेचर को, आपके शरीर को जान लेता है, फिर वो होम्योपैथ आपका ट्रीटमेंट करने लगता है। मेरा व्यक्तिगत अनुभव ये है कि सागर में एक होम्योपैथ डॉक्टर है, तो हमारी बिटिया को स्किन की प्रॉब्लम बहुत हो रही थी छोटे में, लगभग वो थी 7-8 साल की। बड़ी प्रॉब्लम होती थी स्किन की, हम लोगों ने सब तरह से टेस्ट वेस्ट कराए, कुछ होता ही नहीं था। फिर मेरे को एक सज्जन ने गाइड किया, आप उनके पास जाओ। हम उनके पास गए, तीसरे दिन ठीक। तब से तो हमारे घर में जैसे दस्त लग जाए किसी को या पेट गड़बड़ हो जाए, तो पेट के लिए हेल्मिना, कीड़े मारने की दवा, ये सब अब रहती ही है हमारे यहाँ।
और ये कुछ ऐसे इलाज हैं जो बिल्कुल आपको 100% ठीक कर देते हैं। लीवर में सूजन एक बड़ी भारी समस्या है, लीवर में सूजन का दूसरी पैथी में इलाज उतनी जल्दी नहीं होता जो होम्योपैथी में होता है। तो इस प्रकार के कई मेरे तो अनुभव बहुत सारे हैं, और मैं तो कम से कम कुछ नहीं तो 200 से ज्यादा लोगों को, इससे भी ज्यादा होंगे, तो प्रेरित करके भेज ही चुका हूँ होम्योपैथी के पास में। आज के समय में जो इलाज होना है, पैथी सारे पैथी मिल के इलाज करने का समय आ गया है अब, पहले ऐसा नहीं है। तो अब तो कौन से मर्ज के लिए कौन सी पैथी की जरूरत है वो लेना चाहिए। तो इस दिशा में होम्योपैथी का बहुत ही बड़ा रोल है। वेरी सिंपल, मेरे को पथरी हुई थी तो भी होम्योपैथी से निकल गई थी, उनके वो जो एक मेडिसिन होती है डायलेट करने वाली। तो हम लोग तो 90% अपना कुछ होम्योपैथी से करते हैं। बिल्कुल, आपने एक बात बहुत मतलब अच्छी कही कि आज समय वो आ गया है जब सारी पैथी को मिलकर काम करना चाहिए और हमें ये देखना है कि हमारी जो समस्या है उसका अभी समाधान किसमें हो सकता है। होम्योपैथी में जैसे कि आपने बोला पथरी के लिए, स्किन प्रॉब्लम के लिए मतलब इसके लिए तो फेमस है ही, साथ में क्रॉनिक डिसीजेस के लिए भी जो है बहुत अच्छा काम करती है। तो बिल्कुल जैसे कहना चाहिए ना आप प्रकृति से जुड़े हुए हैं, उसी तरह से होम्योपैथी भी व्यक्ति विशेष की प्रकृति को समझकर काम हाँ करती है। बिल्कुल, बाद में बिल्कुल ऐसा ही है, मैं बिल्कुल सहमत हूँ इस बात से। सर एक चीज अक्सर जो है मन में आती है कि जैसे कि आप प्रकृति के लिए इतना काम कर रहे हैं, लेकिन हम देखते हैं कि हमारे आस-पास ही हम प्रकृति का जो है ज़रूरत से ज़्यादा शोषण कर रहे हैं और हर चीज़ के लिए हम ज़िम्मेदार ठहराते हैं गवर्नमेंट को या दूसरों को, लेकिन हम अपने स्तर पर जो है वो प्रयास नहीं करते हैं जो हमें करना चाहिए। खास करके जो आज की युवा पीढ़ी है, क्योंकि अब जो पर्यावरण है वो उनकी ज़िम्मेदारी बन गया है, ताकि वो आने वाली पीढ़ियों को जो है एक अच्छा पर्यावरण जो है दे सके, तो उनके लिए आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? बिल्कुल, मैं इस बारे में ये बताना कहना चाहता हूँ, थोड़ा पीछे ले चलता हूँ। सभ्यताओं के विकास में अ, देवदत्त पटनायक जी की किताब है अहिंसा, उसमें मैंने पढ़ा था कि आज से 4 साढ़े 4 हजार साल पहले जितनी भी सभ्यताएं थी, 5,000 साल पहले, वो सारी सभ्यताएं प्रकृति को पूजती थी। उनके जो गॉड थे वो नेचर हुआ करता था। फिर नेचर को रिप्रेजेंट करने उन्होंने फॉर्म्स बना लिए। प्रकृति को क्योंकि वो पूजते थे इसलिए प्रकृति सम्मत काम करते थे, प्रकृति के साथ में मिलकर जो कार्य है वो करते थे। बाद में अभी जो 2000 साल के अंदर में हमारे यहाँ डेवलपमेंट्स हुए, जिसको हम आज साइंटिफिक डेवलपमेंट बोलते हैं, मॉडर्न साइंस, उसमें क्या हुआ, मनुष्य को एक अहंकार हो गया कि हम प्रकृति के मालिक है, तो प्रकृति का दोहन करने को उसने अपना अधिकार मान लिया। तो प्रकृति सम्मत काम नहीं करते आज हम प्रकृति को दोहन करते हैं। इसके कारण सारी समस्याएं बन गई है। उदाहरण मैं आपको दूं, जैसे भगवान की जो रचना है, प्रकृति की जो रचना है, वो कभी भी एक दूसरे से सेट हो जाती है। जैसे भगवान ने कितने अच्छे, उनकी एक एक पेड़ जो है ना फैक्ट्री होता है, मगर वो पूरा कैसा होता है, एक दूसरे से जुड़ा है। आपने संतरा खाया, उसका छिलका छील के मिट्टी में डाला, वापस मिट्टी बन गया। परंतु हमने जो पैकिंग करी, वो पैकिंग को छील के फाड़ के आपने जैसे ही जमीन पर डाला, वो प्रदूषण हो गया। तो आज के युवा को ये समझने की जरूरत है कि हमारी जो मॉडर्न साइंस है, जो हमारी साइंस है, वो सब अच्छी है, अगर हमको यह समझना चाहिए कि अगर हमको नेचर से कुछ लेना है तो नेचर को सम्मान करना, नेचर के साथ रहना। दुनिया में हम भी एक दूसरे के साथ भी अगर कुछ करना चाहते हैं तो परस्पर सम्मान होता रहता है, और परस्पर एक दूसरे की चिंता करते तभी हम आगे बढ़ पाते हैं। तो ऐसे ही नेचर है, नेचर का आप सम्मान करेंगे, नेचर आपका सम्मान करेगा। तो अगर हमको खुश रहना है, प्रसन्न रहना है, समस्याओं से फ्री रहना है, आगे अपने जीवन को बढ़ाते रहना है, जैसे कि भाई लोग ये कहते हैं कि हम अपनी संतान के लिए जीवन जी रहे हैं, अपनी संतान को अच्छी दुनिया देनी है तो फिर आपको दुनिया का ध्यान रखना पड़ेगा। तो जैसे मैंने शुरुआत में बताया आपको, प्राकृतिक खेती हो गई, प्राकृतिक लिविंग हो गई, तो ये तो अपने आप फिर दुनिया को अच्छा करती ही है। तो ये हुँ, कितने सारे प्रॉब्लम्स आज हो रहे हैं, साइंटिस्ट कह रहे हैं ग्लोबल वार्मिंग के कारण 2050 में दुनिया आधी डूब जाएगी, और वो चीजें होने भी लगी है। वही अगर आप बिल प्राकृतिक लिविंग करोगे, ये सारी चीजें रिवर्स हो जाएंगी। बिल्कुल। तो तो हम युवाओं से यही कहना चाहते हैं, आप जो भी करिए,
आप बिल्कुल खूब सारे साधन उपयोग करिए, मगर हमेशा ये अवेयरनेस लाइए, ये जागरूकता लाना आपका काम है कि जो हम उपयोग कर रहे हैं, क्या वो हमारे आगे फ्यूचर के लिए सही है कि नहीं है। केवल तत्काल की आवश्यकता पूर्ति करो, परंतु आप भविष्य भी देखो। आज हम किसी भी आज मानो ऐसा हो गया है, किसी भी अच्छी जगह पर जो दुनिया में प्राकृतिक स्थल होता है, वहाँ पहुँचता है तो कुछ साल में वो प्राकृतिक स्थल खराब कर देता है। तो हुँ। यह जागरूकता लाना हम सब युवाओं का काम है और मैं तो सभी युवाओं से आह्वान करूँगा कि भाई आपको अच्छी दुनिया जीनी है, आप अच्छा जीवन जीना है, तो प्राकृतिक रहन-सहन, प्रकृति का सम्मान, प्रकृति के साथ प्रेम, अपन भारत अपने इनको पृथ्वी माँ को माँ मानिए, आकाश को पिता मानिए, इस भाव के साथ जीवन जिएँगे, तो जीवन अच्छा रहेगा। आपने बहुत गहरी बात कह दी और जैसे अभी आपने बताया कि हम अगर प्रकृति की रक्षा करेंगे तो प्रकृति भी हमारे लिए जो है रक्षा करेगी, हमारा भरण-पोषण करेगी। तो ये भी एक बहुत इम्पोर्टेंट फैक्ट है कि प्रकृति और हमारे स्वास्थ्य के बीच में भी एक बहुत कहना चाहिए कि कनेक्शन है। मतलब आप भी इस बात को मानते हैं कि स्वास्थ्य और प्रकृति के बीच में एक गहरा संबंध है? बहुत गहरा संबंध है। देखिए एक प्रकृति की बात बताएँ, सूर्योदय के साथ उठना, सूर्यास्त पे सोना ये बहुत ज़रूरी है। तो अब आजकल की पीढ़ी को ये भ्रम हो गया है कि देर तक सोना बड़ा अच्छा होता है, रात में देर तक जागना बड़ा अच्छा होता है। स्टूडेंट्स पढ़ाई करेंगे रात में देर तक, वही स्टूडेंट्स अगर 9 बजे, 10 बजे सो जाए, साढ़े 10 बजे सो जाए और सुबह साढ़े 4 से पढ़ाई करे, तो जो ब्रह्म मुहूर्त में जो पढ़ाई होती है, जो ज्ञान आता है, उसका कोई मुकाबला नहीं होता है। तो यह चेंज करने की आवश्यकता है आज, प्रकृति सम्मत जीवन जीने की ज़रूरत है। खाने-पीने की चर्चा हुई अपनी, तो आप प्राकृतिक चीज़ें खाइए, प्रकृति के साथ खाइए, सूर्योदय के से खाना करके सूर्यास्त के पहले खाइए। जैसे लोग समझते हैं कि जो भी हमारे पास पीछे का ज्ञान है वो सब आउटडेटेड है, ऐसा नहीं है, उनके पीछे बड़ा विज्ञान है। जैसे एक जैन धर्म में रात को नहीं खाने को अंथौ बोलते हैं, शाम के खाने को, तो दे जी। सुनने में वो बड़ा देशी सा शब्द लगता है, मगर उसको अगर समझो, अंतौ मतलब अंत में थोड़ा, कितना व्यवस्थित बात बताई, रात शाम को कम खाओ और जल्दी खाओ। तो अगर जो व्यक्ति इसको अपनाएगा, वो व्यक्ति प्रसन्न रहेगा, उसकी प्रोडक्टिविटी भी ज़्यादा रहेगी। लोग सोचते हैं इसको धर्म से जोड़ के, युवा सोचते हैं कि भई ये बुढ़ापे में करे जाने के काम है, नहीं। अगर आपको ज़्यादा प्रोडक्टिव होना है, हेल्दी रह के ज़्यादा जीवन जीना है, ज़्यादा समाज को देना है, अपने परिवार को देना है, तो हेल्दी रहना है। देखिए हेल्थ इज़ वेल्थ, हेल्दी रहना है तो आपको प्राकृतिक होना पड़ेगा। जिस दिन मैं जल्दी सोता हूँ और समय से जल्दी उठता हूँ, वो दिन अलग होता है। जिस दिन मैं देर से सोता हूँ और देर उठता हूँ, वो दिन अलग होता है। उतना अच्छा दिन नहीं जाता है। मतलब स्वस्थ रहना है तो प्रकृति के साथ चलना पड़ेगा। बिल्कुल। सर एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल है कि अगर कोई संस्था या व्यक्ति पर्यावरण की दिशा में काम करना चाहता है, तो वो किस तरह से अपनी शुरुआत कर सकता है? मैं तो यही संदेश देना चाहता हूँ, जो भी पर्यावरण की दिशा में, सेवा की दिशा में काम करना चाहते हैं, वो उनको एक बहुत बड़ी चीज़ से बचने की ज़रूरत रहती है। वो ये है कि आप जो कार्य कर रहे हैं, उसको हाँ। मैं ये कहना चाहता हूँ, जो भी लोग सेवा के क्षेत्र में, पर्यावरण के क्षेत्र में कार्य करना चाहते हैं, उनको जो संदेश मैं देना चाहता हूँ, वो ये है कि जब आप सेवा के क्षेत्र में, पर्यावरण के क्षेत्र में आएँगे, तो एक चीज़ से बहुत बचने की ज़रूरत है। व्यक्ति उसमें ना पैसा अपना लगाता है, तन-मन-धन तो लगाने तैयार होता है, परंतु एक चीज़ में फँस जाता है, वो यश की चाह करने लगता है, नाम हो जाए, अच्छा मीडिया में छप जाए, अच्छे लोगों के बीच में पॉपुलर हो जाऊँ, इससे बचने की बड़ी ज़रूरत है। फिर आप पॉपुलैरिटी के लिए काम करने लगते हैं, वो उससे कुछ फ़ायदा नहीं होता हुँ। है। आप ये ध्यान करिए, किसी से पूछो कि भाई 300 साल पहले कौन राजा था, 500 साल पहले कौन राजा था, कोई को याद नहीं रहता है। इसलिए आप यश की चाह में मत जाइए। अगर आप इस विचार से कार्य करेंगे कि जो कार्य सबके लिए सर्वजन हिताय हो, तो नाम-वाम तो अपने आप होता है और नाम से ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है लोगों का आपके साथ जुड़ना। तो विश्वास वो जमता है ना, वो तभी जमता है जब आप नाम की चाह ना रख के काम की तरफ ध्यान दें। मैंने एक इसमें बड़ा अपना अच्छा अनुभव किया है कि जो आपके प्रोजेक्ट्स हो, उसमें प्रयास ये करें आप
कि जहाँ जरूरत है वही नाम दे, उसके अलावा नाम की जगह आप सबका नाम दे, समिति का नाम प्रमोट करें, तो उससे सब लोग जुड़ते हैं। तो इस चीज से बचे, ये बेचैनी कभी ना रखे कि मेरा नाम हो जाए, या ये बेचैनी भी ना रखे कि अरे मेरा नाम क्यों नहीं हो रहा है। बिल्कुल ये नाम की जरूरत नहीं है, मैंने आपको बताया ना, आप तो प्रभु का काम या प्रकृति का काम करो, वो अपने आप लौट के इतने बेनिफिट्स, इतने फायदे आपको देंगे कि आपको कुछ समय बाद अपने आप ये सब चाह मिट जाएगी। और इसके साथ मैं ये कहना बिल्कुल। चाहूंगा कि खूब उत्साह से करने के काम है। और इसमें जब आपको ये पक्का पता हो, आपको अच्छे अच्छे गाइड लेना बहुत जरूरी है। आपको सही गाइड मिल गया, फिर आप ये चिंता मत करो सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे लोग। फिर आपको एक बार समझ में आ गया ये अच्छा कार्य है तो उसको कर डालो। और एक और मैंने लर्निंग सीखी है कि लोग खुद का काम व्यवसाय करेंगे, खुद का काम करेंगे तो उसमें तो बड़ी जल्दी खूब सारी प्रोग्रेस चाहते हैं, परंतु सेवा के कार्य में कहेंगे धीरे धीरे चलो। भाई क्यों धीरे धीरे चलो, वो भी उतनी गति से करो ना। अगर 4 गुने रफ्तार से हो रहा है तो क्यों ना 5 गुने रफ्तार से करो। बेचैन बस मत रहो, मगर स्पीड को कम करने की कोई जरूरत नहीं है। तो मैं तो यही सोचता हूँ, प्रोजेक्ट बनाओ तो बड़े से बड़ा बनाओ, छोटा क्यों बनाना है। और बड़ा कार्य करो, जितना बड़ा का जितनी एनर्जी आपको छोटा कार्य करने में लगेगी, जितनी एनर्जी आपको 10 पेड़ लगाने में लगेगी, उतनी एनर्जी 1000 पेड़ लगाने में लगती है। तो इसलिए कभी समाज सेवा के काम में बड़ा सोचिए, फिर आप एक जादू देखेंगे कि अपने आप होता है वो। मतलब आप जो है अकेले ना चलकर सबको ये साथ लेकर चलिए, तो जो विकास होगा ना, चाहे वो पर्यावरण का हो, चाहे किसी भी क्षेत्र में हो, तो वो विकास की गति अलग होगी। हाँ, अपन देखे ना, आज के समय तो परिस्थितियां बहुत अनुकूल है। आज हमारे प्रधानमंत्री हमेशा यही तो आह्वान करते रहते हैं, सबका साथ सबका विकास। तो सबका विश्वास, तुमने तीसरी चीज भी जोड़ दी, सबका विश्वास अर्जित करो। तो भले ही हम्म। प्रधानमंत्री के रूप में करी, परंतु एक मानव के रूप में भी उन्होंने बहुत अच्छा आह्वान किया है, सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास। तो इसको पकड़ के चलना चाहिए हमको अपने क्षेत्र में। बिल्कुल, बिल्कुल। और एक और बात उन्होंने बहुत अच्छी कही थी प्रधानमंत्री जी ने, जो अभी आपने बोला कि नाम के पीछे क्यों भागना है। जैसे उन्होंने एग्ज़ाम्पल दिया था, उदाहरण दिया था कि जो हमारे वेदों के रचयिता हैं, मतलब आप में से कोई भी उनका नाम नहीं जानता, जबकि उन्होंने हमारे इतने महान वेद लिखे हैं। तो फिर मैं कौन होता हूँ जिसको जो है आने वाली पीढ़ियाँ याद रखे। तो हमें अपने काम पर ध्यान देना चाहिए, ना कि उसके नाम पर ध्यान देना चाहिए। तो ये बहुत ज़रूरी चीज़ है और आजकल हम जो है जस्ट उल्टा कर रहे हैं, हम काम छोटे करते हैं लेकिन नाम की अपेक्षा जो है बहुत बड़ी या होती है। तो इससे हमें बचना चाहिए। बिल्कुल सही बात है। हाँ जी। तो आज जो भी हमारी चर्चा हुई है श्री कपिल मलैया जी के साथ, उससे एक बात तो स्पष्ट है कि अगर मन में विश्वास हो और दृढ़ संकल्प हो कि हमें प्रकृति के लिए, पर्यावरण के लिए कुछ करना है, तो हम कर सकते हैं। तो हमें अपने अंदर से बदलाव लाना पड़ेगा और प्रकृति के लिए साथ मिलकर काम करना होगा। और मैं बहुत-बहुत आभार प्रकट करती हूँ कि श्री कपिल मलैया जी ने हमें समय दिया, अपना बहुमूल्य समय, उनके जो अनमोल विचार हैं और जो प्रेरणा उन्होंने हमें दी है, एक अच्छे काम के लिए इस पर्यावरण दिवस पर, कि किस तरह से हम पर्यावरण संरक्षण की दिशा में आगे बढ़ सकते हैं और उसके लिए काम कर सकते हैं। उसके लिए मैं उनका हृदय से आभार प्रकट करती हूँ। धन्यवाद सर, आपने हमें अपना समय दिया, उसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। धन्यवाद आपको भी। आप लोग इतना अच्छा काम कर रहे हैं, लोगों को प्रेरित करने का, इस तरह से जोड़ने का, ये बहुत अतुलनीय सराहनीय कार्य है। बहुत शुभकामनाएं। नमस्कार।